आप सुन रहे हैं सुनो सीखो बुक समरीज, जहां हम किताबों को नहीं पढ़ते, उन्हें जीते हैं। हर कहानी एक सीख है, हर शब्द एक दिशा। चलिए आज की किताब से खुद को एक नई रोशनी में देखें। हम सबकी जिंदगी एक ही तरह से चलती है। हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीजें हमारी पसंद और योजना के अनुसार होंगी, और जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। पर क्या कभी आपने यह सवाल उठाया है कि क्या जरूरी है कि जिंदगी हमारी मर्जी से चले? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन अपनी गति से, अपने ढंग से, हमसे कहीं बेहतर तरीके से अनफोल्ड हो रहा हो? माइकल ए सिंगर की किताब द सस्पेंडर एक्सपेरिमेंट एक व्यक्ति की यात्रा है जिसने इस सवाल को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक प्रयोग बना दिया। एक ऐसा प्रयोग जिसमें उन्होंने अपने इच्छाओं और प्रतिरोध को छोड़कर केवल इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि जिंदगी उन्हें कहां ले जाना चाहती है। कोई बड़ी घटना नहीं, कोई तेज मोड़ नहीं, बस एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर जो आवाज चलती रहती है वही उन्हें बार बार उलझनों में डालती है। और उस दिन से उन्होंने उस आवाज को देखना शुरू किया, बिना उससे जुड़े हुए। यह किताब माइकल की उसी यात्रा का साक्ष्य है जहां उन्होंने हर निर्णय को अपने मन के हिसाब से नहीं बल्कि जिंदगी के सामने प्रस्तुत अवसरों के आधार पर लिया। उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने सरेंडर किया। वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रक्रिया में वे एक साधारण व्यक्ति से एक सफल उद्यमी, एक ध्यान करने वाले साधक से एक सीईओ बने। पर सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि उन्हें क्या मिला, बल्कि ये कि उन्होंने धीरे धीरे अहंकार और नियंत्रण की आदत को छोड़ा और उस मौन से जुड़ना सीखा जो हर किसी के भीतर मौजूद है। यह किताब आपको प्रेरणा नहीं देती, यह आपको रोकने की कोशिश करती है उस दौड़ से जो हमेशा कुछ और पाने की कोशिश में लगी रहती है। यह आपको अपने अनुभवों को देखने, स्वीकारने और जिंदगी से सीखने का निमंत्रण देती है। पार्ट 1, मैं कौन हूं जो देख रहा है। सर्दियों की एक दोपहर थी। माइकल अपने दोस्त के साथ घर में एक सोफे पर बैठे थे। बातचीत में थोड़ी देर की खामोशी छा गई, वो आम सी चुप्पी जो अक्सर दो लोगों के बीच आ जाती है जब कोई अगला विषय सोच नहीं पाता। पर इस बार कुछ अलग हुआ। माइकल ने सिर्फ चुप्पी नहीं महसूस की, उन्होंने अपने भीतर एक बेचैनी को देखा। वो बेचैनी जो उन्हें अंदर से कह रही थी, कुछ बोलो, कुछ कहना चाहिए। पर उस दिन उन्होंने सिर्फ उस बेचैनी को महसूस नहीं किया, उन्होंने उसे देखा। उन्होंने देखा कि उनके भीतर एक आवाज है जो लगातार बोलती रहती है, सलाह देती है, डराती है, समझाती है और तय करती है कि क्या ठीक है, क्या नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वो खुद उस आवाज नहीं थे, वो उसे सुन रहे थे बाहर से। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति अंदर बैठा लगातार बोलता जा रहा हो। उस छोटे से क्षण में कुछ टूटा नहीं था, पर कुछ जुड़ गया था। एक नया नजरिया, एक नया स्थान जहां से उन्होंने खुद को देखना शुरू किया। उस दिन उन्होंने पहली बार अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर एक आवाज लगातार बातें करती रहती है? दोस्त ने हंसते हुए कहा, हाँ, और वो कभी चुप नहीं होती। वहीं से सब शुरू हुआ। अब माइकल हर रोज उस आवाज को सुनते थे। वो देखते थे कि जब वो नहा रहे होते हैं तब भी वो आवाज बोल रही होती है, आज क्या करना है, कल क्या कहा था, लोग क्या सोचेंगे, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए। यह आवाज हर चीज पर टिप्पणी करती थी, मौसम, लोग, भविष्य, अतीत, डर, इच्छाएं, यादें, सब कुछ। माइकल के लिए यह अनुभव चौंकाने वाला था, पर इतना ही नहीं, यह थकाऊ था। अब वह आवाज परेशान करने लगी थी, जैसे किसी शांत कमरे में लगातार कोई धीमी आवाज गूंज रही हो और आप चाहकर भी उसे बंद न कर सकें। उन्होंने कई कोशिशें की, शांत बैठना, खुद को समझाना, उस आवाज से बहस करना, पर सब बेकार। फिर उन्होंने एक सवाल उठाया, अगर ये आवाज मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जो इस आवाज को देख रहा है? यही सवाल उन्हें धीरे धीरे किताबों की ओर खींच लाया। वो लाइब्रेरी गए, पर इस बार वो इकोनॉमिक्स की किताबें नहीं बल्कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी की किताबें पढ़ने लगे। उन्हें लगा कि शायद सिगमंड फ्रायड या कर्ल जंग जैसे विचारक उनके सवाल का उत्तर देंगे, पर जवाब वहां भी अधूरे थे। फिर एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें एक किताब दी, द 3 पिलर्स ऑफ ज़ेन, और वहां से सब बदल गया। यह किताब पहली बार उस दुनिया से परिचय कराती थी जहां यह समझने की कोशिश की जाती है कि हम अपने मन नहीं हैं,
हम बस उसे देख सकते हैं और उससे आगे जा सकते हैं। यह किताब ध्यान, मेडिटेशन की बात करती थी, लेकिन एक फैशन के रूप में नहीं, एक अभ्यास के रूप में। एक ऐसा अभ्यास जो आवाज को शांत नहीं करता, बल्कि आपको उससे अलग कर देता है। माइकल ने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर दिन उन्होंने कुछ देर शांत बैठना शुरू किया, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, और फिर एक शब्द, एक ध्वनि, म्यू, जिसे वो अपने पेट के नीचे महसूस करते हुए दोहराते थे। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे भीतर वो जो आवाज हमेशा दौड़ती रहती थी, अब थोड़ी देर रुकने लगी, और उस रुकने के बीच में एक खाली जगह मिलती थी। एक जगह जहां वो बस थे, न सोच रहे थे, न कुछ कर रहे थे, सिर्फ थे। धीरे धीरे माइकल ने महसूस किया कि उस खाली जगह में एक शांति है, एक ऐसी शांति जो किसी भी शब्द या सोच से परे है। वो जान चुके थे कि यह सिर्फ शुरुआत है, पर सही दिशा में। अब उनका उद्देश्य बदल चुका था। अब वो ये जानना चाहते थे, क्या होगा अगर मैं इस आवाज से पूरी तरह अलग हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं उसे सिर्फ देखूं, पर उसे खुद से जोड़ूं नहीं? उनका जीवन अब एक प्रयोग बन चुका था, एक प्रयोग जिसमें वो हर दिन सरेंडर कर रहे थे, उस कंट्रोल से, उस जिद से जो कहती थी कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। अब वो जान गए थे कि जिंदगी सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी चलती है, और सबसे बड़ी लड़ाई वही है जो अंदर चल रही होती है। पार्ट 2, मौन का पहला अनुभव। कुछ हफ्तों से माइकल नियमित रूप से ध्यान कर रहे थे। हर दिन 2 बार वे चुपचाप बैठते, सांसों पर ध्यान लगाते और अपने भीतर चल रही आवाज को देखना सीख रहे थे। अब वो इस प्रक्रिया से परिचित हो चुके थे, पर फिर भी उनके भीतर एक जिज्ञासा बनी हुई थी। क्या यह आवाज कभी पूरी तरह रुक सकती है? क्या मैं उस जगह तक पहुंच सकता हूं जहां सिर्फ मौन हो, पूरी तरह का मौन? इसी सवाल के साथ एक दिन उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग का निर्णय लिया। जगह बेहद शांत और हरियाली से भरी थी। झील के किनारे, घने पेड़ों के बीच एक शांत कोना। माइकल ने वहां अकेले ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे जगह बनाई, पालथी मारी और आंखें बंद कर लीं। सांसों पर ध्यान, नीचे पेट के पास। वहीं से धीरे धीरे मुंह की ध्वनि दोहराना शुरू किया। कोई कोशिश नहीं थी कुछ पाने की, सिर्फ मौन में उतरने की एक ईमानदार इच्छा। धीरे धीरे उनके अंदर कुछ बदलने लगा। शुरुआत में ध्यान हमेशा की तरह ही था, आवाज थोड़ी शांत, सांसों पर ध्यान केंद्रित। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे उनकी एकाग्रता बढ़ी, उन्होंने महसूस किया कि ध्यान की स्थिति खुद एक ऊर्जा बन गई है। उनका ध्यान अब सांसों और पेट की गति से गहराई में जा चुका था। शरीर की संवेदनाएं एक हल्की गर्माहट में बदलने लगी थीं। और फिर एक ऐसा क्षण आया जब वे खुद को भूल गए। न समय का बोध रहा, न शरीर का, केवल एक बहाव था, शांत, गर्म, कोमल। लेकिन अचानक उस शांति में फिर वही पुरानी आवाज लौट आई। यह अनुभव तो असाधारण है, यह असली ध्यान है। माइकल ने देखा कि जैसे ही मन ने बोलना शुरू किया, ध्यान टूटने लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, फिर से मुंह दोहराना शुरू किया, और फिर से वो बहाव लौटा। अब की बार ये और गहरा था। अब कोई विचार, कोई इच्छा, कोई पहचान बची नहीं थी। एक क्षण पर जाकर जैसे सब कुछ रुक गया। माइकल को यह नहीं पता चला कि वो कितनी देर तक उसी स्थिति में थे, लेकिन जब कुछ समय बाद चेतना फिर से लौटने लगी, तो सबसे पहले उन्होंने जो महसूस किया वो था शरीर में दर्द। पैरों में काफी देर से बैठे रहने के कारण पीड़ा थी, लेकिन उस दर्द में भी कोई असहजता नहीं थी। दर्द था, लेकिन वो सिर्फ एक अनुभव था, उसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनके भीतर की यात्रा में एक नया मोड़ था। एक गहरी, शांत लेकिन सशक्त आवाज उनके भीतर से आई। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे परे क्या है? ये आवाज वही नहीं थी जो रोज बात करती थी। ये ऊपर से, भीतर से एक गंभीर प्रश्न की तरह आई थी। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, बस एक स्पष्ट, सीधा प्रश्न। माइकल ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनके भीतर से एक स्वीकृति आई। उन्होंने एक लंबी सांस ली, और जैसे उस सांस के साथ वे खुद से और गहराई में उतरते चले गए। अब वे कहीं नहीं थे, कोई शरीर, कोई विचार, कोई समय, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक स्थिति थी, एक मौन, एक स्थिरता। ऐसा मौन जो कभी टूटा ही नहीं था, जो बस हमेशा से वहां था। जब कुछ देर बाद चेतना लौटी,
तो वो जगह जहां वे लौटे थे बिल्कुल अलग थी। अब न मन की कोई आवाज थी, न कोई याद, न कोई योजना, बस एक अनुभूति थी, मैं हूं। न मैं कौन हूं, न मैं क्या कर रहा हूं, बस मैं हूं, शुद्ध सरल मौन। माइकल ने लिखा कि यह मौन कोई उपलब्धि नहीं थी, यह कोई अनुभव भी नहीं था, यह सिर्फ वापसी थी। ऐसी जगह जहां शायद हम सभी की जड़ है, लेकिन हम वहां ध्यान ही नहीं देते। उस दिन जब उन्होंने आंखें खोली तो आसपास की दुनिया बदल चुकी थी। नहीं, पेड़ वहीं थे, पानी भी वहीं था, हवा भी वहीं थी, पर सब कुछ जैसे एक गहराई से शांत था। हर चीज में एक ठहराव था, पत्तों की हरकत में भी, हवा की सरसराहट में भी, अपने शरीर की हलचल में भी। शब्द नहीं थे, पर हर चीज खुद बोल रही थी, बिना बोले। उठना, चलना, हाथ हिलाना, सब कुछ एक तरह की सहजता में डूबा हुआ था, जैसे शरीर अपने आप चल रहा हो और आप बस देख रहे हो। माइकल ने उस स्थिति को बनाए रखा, बिना किसी प्रयास के। वो खुद कुछ नहीं कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। यह स्थिति कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि हफ्तों तक उनके साथ रही। ना कोई मन की आवाज, ना कोई भीतर का संघर्ष, हर चीज बस जैसे अपने आप घट रही थी और वो बस साक्षी थे। उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, न अपने दोस्तों को, न घर लौटने के बाद किसी को, क्योंकि कहने जैसा कुछ था ही नहीं। जो अनुभव हुआ था वो शब्दों से बहुत परे था। पर एक बात तय हो चुकी थी, अब जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। अब वह आवाज जो हर बात पर बोलती थी, उसकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। अब माइकल को पता था कि उसके परे भी कुछ है, और वही असली जीवन है। तीसरा भाग, अंदर की शांति, बाहर की उथल पुथल। ध्यान में मिले उस मौन के अनुभव ने माइकल की जिंदगी को एक स्थायी रूप से बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक साधक नहीं रहे थे, अब वो अनुभव से गुजरे एक साक्षी थे। वो मौन, वो शांति कुछ ऐसी थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कोई भी विचार उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। सोच उठती और तुरंत उसी मौन में घुल जाती। माइकल अब जिंदगी को उसी मौन की दृष्टि से देखने लगे थे। वो खाना खाते तो हर कौर का अनुभव करते, चलते तो हर कदम को महसूस करते, हर पल में जैसे पूरा जीवन समाया हुआ था। अब न उन्हें कुछ पाना था, न किसी से कुछ साबित करना था। केवल एक ही बात भीतर गूंजती रहती थी, इस स्थिति को कभी खोना नहीं है। पर जिंदगी स्थिर नहीं रहती। जो भीतर शांत हो चुका था, उसके बाहर की दुनिया अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद उनकी पत्नी शैली ने उनसे कहा कि अब वह इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही एक झटका लगा, और भीतर जो शांत झील थी उसमें जैसे एक पत्थर गिरा हो। माइकल के लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो उनकी पहचान का हिस्सा था। उनका मैं, जो अब तक किसी रिश्ते में सुरक्षित था, अब आधारहीन हो गया था। लेकिन इस बार वह पुराने माइकल की तरह नहीं टूटे। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पास एक विकल्प है, या तो वो उसी पुरानी मानसिक प्रतिक्रिया की ओर लौट जाएं, या फिर इस टूटन को एक साक्षी की तरह देखें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद से कहा, अगर सच में प्रेम है तो नियंत्रण नहीं होगा, अगर उसे जाना है तो जाने देना ही प्रेम है। इस स्वीकार से भले ही दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उस दर्द के साथ जुड़ने का तरीका बदल गया। अब माइकल पहले से ज्यादा ध्यान करने लगे। सुबह 3 बजे उठना, लंबा ध्यान और दिन भर भीतर के अनुभवों का अवलोकन, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। उन्होंने देखा कि अब उनका मन वापस अपने पुराने पैटर्न्स में लौटना चाह रहा था। पुरानी यादें, पछतावे, अकेलेपन की छाया, सब धीरे धीरे लौट रहे थे। पर अब माइकल उनके साथ बहते नहीं थे। वो उन्हें देखते थे, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ा होकर हर ट्रेन को आता जाता देखता है, पर किसी में सवार नहीं होता। इस नई स्थिति में वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने लगे थे। मन शांत तब नहीं होता जब सब कुछ ठीक होता है। मन शांत तब होता है जब आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश बंद कर देते हैं। अब उनके ध्यान का उद्देश्य शांति पाना नहीं था। अब ध्यान सिर्फ एक अभ्यास था, उस मौन को पहचानने का जो हर परिस्थिति के नीचे छिपा हुआ था। इस दौरान उन्होंने एक और बदलाव महसूस किया। उनके भीतर एक ऊर्जा बहने लगी थी, जो लगातार उनके माथे के बीच में एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करती थी। अब जब भी कोई विचार आता, तो वो या तो उस विचार पर ध्यान देते या उस ऊर्जा के बहाव में लौट जाते, जहां विचार स्वयं ही खो जाता था। इस अभ्यास ने उन्हें एक आंतरिक साधन दे दिया था। ध्यान अब सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं था।
ये जीवन का हिस्सा बन चुका था, पर बाहर की दुनिया में अब भी परिवर्तन बाकी थे। शेली के जाने के बाद माइकल अकेले रहने लगे थे। उन्होंने किसी मित्र के खाली घर में रहना शुरू किया और वहीं से उन्होंने खुद को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब वो ज्यादा नहीं बोलते थे, ज्यादा नहीं मिलते जुलते थे, ज्यादा दिखावा नहीं करते थे। अब वो हर उस हिस्से को देख रहे थे जो अब तक अनदेखा था। डर, असुरक्षा, पहचान का मोह और वो आवाज जो बार बार खुद को साबित करना चाहती थी। इन सब के बीच एक ही बात उन्हें सहारा देती थी, जो हो रहा है वही होना चाहिए। अगर जिंदगी उन्हें तोड़ रही है तो शायद उसी में कुछ निकल रहा है, कुछ ऐसा जो अब तक उनके मैं के खोल में बंद था। धीरे धीरे माइकल को समझ आने लगा कि यह शांति कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाई जाती है। ये कुछ ऐसा है जो पहले से मौजूद है, पर जिसे हम अपनी इच्छाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं की धूल में देख नहीं पाते। अब उनका एक ही उद्देश्य था, हर उस धूल को हटाना जो इस मौन के बीच में दीवार बनती है। वे जानते थे कि उनके भीतर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वे लड़ नहीं रहे थे, वे सिर्फ देख रहे थे। और यही देखना, यही साक्षी भाव, यही सरेंडर उनकी आगे की यात्रा का आधार बनने वाला था। पार्ट 4, साक्षी बनना, जिंदगी को अपना मार्ग खुद चुनने देना। अब तक माइकल के जीवन में एक स्पष्ट परिवर्तन आ चुका था। पहले वो खुद को अपने विचारों और भावनाओं से जोड़कर देखते थे, अब वो उन्हें एक बहती नदी की तरह देखते थे। विचार आते, भावनाएं उठती, लेकिन माइकल अब केवल देखते थे, उनसे बहते नहीं थे। इसी देखने के अभ्यास ने उन्हें एक नई दिशा दी। अब तक वो भीतर की यात्रा में डूबे थे, अब जिंदगी उन्हें बाहर की यात्रा पर बुला रही थी। ध्यान और अकेलेपन में रहकर उन्होंने जो शांति पाई थी, वो अब एक चुनौती के सामने खड़ी थी। क्या वे उस मौन को भीड़ और जिम्मेदारियों के बीच बनाए रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब उन्हें जिंदगी ने अपने ढंग से देना शुरू किया। सबसे पहले माइकल को एक छोटा सा काम मिला, एक स्थानीय कॉलेज में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने का। यह काम उन्होंने नहीं मांगा था, वो किसी नौकरी की तलाश में नहीं थे, पर जब जिंदगी ने यह अवसर सामने रखा तो उन्होंने उसे न टालने का निर्णय लिया। वो इसे काम नहीं बल्कि आग्रह स्वीकार करना मानते थे। उन्होंने सोचा, अगर जिंदगी चाहती है कि मैं पढ़ाऊं तो मैं पढ़ाऊंगा। यह मेरी पसंद का विषय नहीं है, लेकिन शायद जिंदगी की योजना इससे कहीं बड़ी है। यह वही क्षण था जहां से द सरेंडर एक्सपेरिमेंट असल में शुरू होता है। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया, मैं अब कुछ नहीं चुनूंगा, जो जिंदगी देगी उसी का उत्तर दूंगा। हर बार जब कोई नया अनुभव सामने आता तो माइकल खुद से एक ही बात पूछते, क्या यह मेरी पसंद या नापसंद पर आधारित निर्णय है, या क्या मैं इसे जिंदगी के हिस्से के रूप में देख सकता हूं? जब कॉलेज में पढ़ाने के बाद एक और अवसर मिला, मेडिटेशन क्लासेस लेने का, तब भी उन्होंने हाँ कहा, बिना यह सोचते हुए कि क्या मुझे यह करना चाहिए या नहीं। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे, एक छोटा समूह बनने लगा, जो न उन्हें गुरु मानता था, न कोई विशेष शिक्षण चाहता था, बस उनके साथ शांति का अनुभव साझा करना चाहता था। फिर एक दिन कुछ लोगों ने उनसे पूछा, क्या हम एक स्थायी जगह बना सकते हैं जहां हम ध्यान कर सकें? माइकल के भीतर की आवाज अब तक बहुत साफ थी, अगर जिंदगी कुछ सामने रख रही है तो उसे रोकना मत, सिर्फ साक्षी बनकर उसका उत्तर दो। उन्होंने अपने ही जमीन के एक हिस्से में एक छोटी सी झोंपड़ी बनानी शुरू की। ना कोई योजना, ना कोई उम्मीद, बस हर दिन वही करना जो सामने आया। धीरे धीरे वह झोंपड़ी एक ध्यान केंद्र बन गई, वह ध्यान केंद्र एक आश्रम बन गया, और वह आश्रम एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा का स्थान बन गया जहां लोग भीतर की शांति खोजने आते थे। यह सब माइकल ने बनाया नहीं था, यह सब उनके आसपास घटित हो रहा था। वो कहते हैं, मैंने केवल इतना किया कि जिंदगी से अपनी निजी इच्छा की दीवार हटा दी, और तब जिंदगी ने खुद को प्रकट करना शुरू किया। यह सब आसान नहीं था। कई बार जिंदगी उन्हें उन दिशाओं में ले जाती जहां डर होता था, असमंजस होता था, पर हर बार वो अपने अभ्यास की ओर लौटते। मैं सिर्फ वो नहीं हूं जो सोच रहा है, मैं वो हूं जो देख रहा है। और इसी साक्षी भाव में उन्होंने कई ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार किया जो उनके कंफर्ट जोन के बाहर थीं। एक बार किसी मित्र ने उनसे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मदद मांगी। माइकल को निर्माण कार्य का कोई अनुभव नहीं था, पर जब जिंदगी ने यह प्रस्ताव रखा, उन्होंने फिर से न का विकल्प नहीं चुना।
उन्होंने खुद को निर्माण कार्य में झोंक दिया और वहीं से शुरू हुई उनके जीवन की एक नई दिशा। जो व्यक्ति कभी सिर्फ ध्यान करना चाहता था, वो अब ईंट गारा, कामगार और लेबर मैनेजमेंट से जुड़ गया था। पर यहां भी वो कोई रोल निभाने नहीं आए थे। वो बस देख रहे थे कि जिंदगी क्या कराना चाहती है और उसी के साथ बह रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके भीतर एक पुराना माइकल कभी कभी डरने लगता है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? पर हर बार वो उस डर को भी देख पाते थे और धीरे धीरे वो डर भी मौन में समा जाता था। अब उनका जीवन दो स्तरों पर चल रहा था। बाहर वह सब कुछ कर रहे थे जो जिंदगी उन्हें दे रही थी, और भीतर ऑन एक साक्षी जो बस देख रहा है। यही था उनका सरेंडर, सक्रिय भागीदारी, लेकिन बिना अहंकार के। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं, कोई कंट्रोलिंग माइंडसेट नहीं, सिर्फ यह विश्वास कि जिंदगी मुझसे बेहतर जानती है कि मुझे कहां ले जाना है। इस विश्वास में उन्हें एक और अद्भुत अनुभव हुआ। जो अवसर वो खुद चाहते थे वो कभी नहीं आए, लेकिन जो अवसर जिंदगी ने दिए उन्होंने उन्हें कहीं ज्यादा गहराई दी। माइकल अब स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, जब हम चीजों को कंट्रोल करना छोड़ते हैं तब जिंदगी हमें वही देती है जो हमारे लिए सबसे सटीक होता है। और यही उनका प्रयोग था, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। एक प्रयोग जिसमें वो स्वयं कुछ तय नहीं करते थे, बस जो कुछ सामने आता उसी को पूरी उपस्थिति और सजगता से स्वीकार करते थे। पार्ट 5, व्यवसाय की ओर पहला कदम, बिना योजना, बिना इच्छा। अब तक माइकल का जीवन एक स्पष्ट आंतरिक अनुशासन में बन चुका था। हर दिन ध्यान, हर परिस्थिति का साक्षी, भाव से स्वागत, और हर निर्णय में एक ही सूत्र, मैं निर्णय नहीं लूंगा, जिंदगी जो सामने लाएगी उसे मैं पूरी उपस्थिति से स्वीकार करूंगा। इस साधना के बीच माइकल को कभी यह आभास नहीं हुआ था कि वह किसी करियर या व्यवसाय की दिशा में जा रहे हैं। पर जैसा कि उनका प्रयोग रहा है, जिंदगी ने फिर एक मोड़ लिया। एक दिन एक मित्र उनके पास आया। वह एक छोटे से व्यवसाय में था और उसे कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग की मदद चाहिए थी। माइकल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, पर गणित, लॉजिक और अवलोकन में उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने पहले तो मन में देखा कि क्या यह ना कहने वाला क्षण है, पर मन ने न तो डर दिखाया न कोई अहंकार, और जिंदगी ने सामने एक दरवाजा खोल दिया। माइकल ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। यह वही क्षण था जब उन्होंने पहली बार अपने जीवन में कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करनी शुरू की। माइकल ने इसे कंप्यूटर में रुचि के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे अपने ध्यान का विस्तार माना। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड लिखते समय भी वह उसी अवेयरनेस में बने रहते जो ध्यान में मिलती थी। हर लाइन को सोचते हुए, हर एरर को सुधारते हुए वो अपने भीतर की उस चुप्पी में टिके रहते। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यह प्रक्रिया उनके लिए एक प्रकार का ध्यान बन गई है। कंप्यूटर के माध्यम से जो कोड निकल रहा था वह सिर्फ तकनीकी हल नहीं था, वह उनके भीतर की स्पष्टता, स्थिरता और निरपेक्षता का एक प्रतिफल था। उनका काम लोगों को पसंद आने लगा। मित्रों के जरिए और भी लोग उनके पास आने लगे। क्या आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं? हमें एक मेडिकल बिलिंग सिस्टम चाहिए। हमारे लिए एक अकाउंटिंग मॉड्यूल बना सकते हैं? माइकल ने कभी हाँ या ना नहीं कहा। हर बार वह अपने भीतर देखते, क्या कोई निजी इच्छा बोल रही है या कोई डर। अगर जवाब मौन होता तो वह काम को स्वीकार कर लेते। उनके लिए अब हर अवसर आंतरिक मौन का एक परीक्षण था। कुछ ही महीनों में यह काम एक व्यवसाय बन गया, बिना किसी योजना के, बिना किसी नाम के, बिना किसी गोल सेटिंग के। लोग पूछते, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो बस मुस्कुराकर कहते, क्योंकि जिंदगी यही सामने लाती जा रही है। धीरे धीरे उनका ध्यान केंद्र अब एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर बनता जा रहा था। दिन में लोग ध्यान करने आते और शाम को माइकल प्रोग्रामिंग पर काम करते। दोनों में कोई विरोध नहीं था, बल्कि एक सहज सामंजस्य था। ध्यान उन्हें भीतर से स्थिर रखता था और वही स्थिरता कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ साफ नजर आती थी। उन्होंने महसूस किया, जब हम अपने जीवन में कंट्रोल नहीं करते, तब जीवन अपने अंदर से ही वह इंटेलिजेंस प्रकट करता है जिसकी जरूरत होती है। इस अनुभव में एक गहराई थी। माइकल न किसी परिणाम के पीछे भाग रहे थे, न सफलता की चिंता कर रहे थे। वो सिर्फ एक ही चीज कर रहे थे, पूरे होश में जो सामने है उसे करना। उनकी कोडिंग इतनी साफ और उपयोगी थी कि एक मेडिकल कंपनी ने उनके सॉफ्टवेयर को पूरी तरह अपनाने का प्रस्ताव रखा। यह वही सॉफ्टवेयर था
जिसे उन्होंने बिना किसी बिजनेस मोटिव के बनाया था, बस इसलिए क्योंकि किसी ने पूछा था और वो सामने आया था। धीरे धीरे यह सिस्टम मेडिकल इंडस्ट्री में लोकप्रिय होने लगा। लोग उनके पास लाइसेंसिंग के लिए आने लगे। एक छोटी सी कोड नोटबुक जो एक हुड में बैठकर लिखी गई थी, अब एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बन चुकी थी। यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। माइकल कभी मैंने ये किया के भाव में नहीं गए। वो बार बार कहते, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस रेसिस्ट नहीं किया। जो हो रहा था उसे होने दिया। यही सरेंडर था, न निष्क्रियता न भाग जाना, बल्कि पूरी सक्रियता, पर बिना स्वार्थ और नियंत्रण के। फिर जिंदगी ने एक और मोड़ दिया। कुछ साथियों ने सुझाव दिया कि इस सॉफ्टवेयर को एक कंपनी में बदलना चाहिए। नाम रखें, पंजीकरण करें, इन्वेस्टर्स से बात करें। माइकल ने फिर वही किया। मन को देखा, कोई व्यक्तिगत चाह, डर या मोह बोल रहा है? नहीं, तो इसका मतलब जिंदगी चाहती है कि यह हो। उन्होंने एक कंपनी पंजीकृत की, मेडिकल मैनेजर कॉरपोरेशन। माइकल अब एक रजिस्टर्ड सीईओ थे, लेकिन बिना उस पहचान से जुड़े हुए। उनके लिए सीईओ होना न कोई उपलब्धि थी, न कोई भूमिका। वह बस जीवन की एक स्थिति थी जिसकी उन्हें पूरी ईमानदारी से सेवा करनी थी। आज जिस सक्सेस स्टोरी को लोग फ्रॉम हट टू हेडक्वार्टर्स कहते हैं, माइकल उसे फ्रॉम सरेंडर टू सरेंडर कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात स्पष्ट थी, जैसे जैसे वह कंट्रोल छोड़ते गए, जिंदगी उन्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले गई जहां वो खुद पहुंचने की कभी सोच भी नहीं सकते थे। पार्ट 6, विस्तार और असली चुनौती। जब संसार ज्यादा मांगता है। मेडिकल मैनेजर कॉरपोरेशन की स्थापना एक छोटे से ध्यान केंद्र में हुई थी, बिना किसी व्यापारिक योजना, निवेशक रणनीति या लाभ के लक्ष्य के। लेकिन अब वह कंपनी धीरे धीरे एक ऐसे आकार में बदल रही थी जिसकी कल्पना माइकल ने कभी नहीं की थी। नई मांगे, नए ग्राहक, नए स्टाफ, दिन भर ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स, टेक्निकल समस्याएं, अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक्स और बीच बीच में फिर भी ध्यान का अभ्यास, मौन में लौटने की कोशिश। अब माइकल की जिंदगी उस बिंदु पर पहुंच रही थी जहां साधना और संसार आमने सामने खड़े दिखाई देने लगे थे। पहले जब माइकल अकेले थे तो ध्यान करना सहज था। कमरा बंद किया, बैठ गए, मौन में डूब गए। अब जब उनके चारों ओर सैकड़ों लोग थे जो उनसे उत्तर, दिशा और नेतृत्व की उम्मीद करते थे, तब क्या वह उसी मौन को पा सकते थे? यही असली परीक्षा थी। पर माइकल ने किसी एक को नहीं चुना। न ही आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी, न प्रोफेशनल सफलता को। उन्होंने सिर्फ वही किया जो वो अब तक करते आ रहे थे, हर परिस्थिति को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करना। उन्होंने देखा कि ध्यान का स्थान अब बदल चुका है। अब ध्यान कोई विशेष कोना या मुद्रा नहीं था। अब ध्यान वही था जब वह किसी कर्मचारी को शांति से सुनते, या जब किसी कोडिंग एरर को बिना झुंझलाहट के सुधारते, या जब किसी स्टाफ की गलती पर गुस्सा उठने से पहले कुछ पल रुकते। अब हर दिन एक प्रयोग था। क्या मैं इतने शोर और हलचल के बीच भी अपने भीतर उस मौन को सुन सकता हूं? कभी कभी यह आसान नहीं होता था। कई बार माइकल खुद को थका हुआ पाते। कई बार वे देख पाते कि उनके भीतर भी अब बचाव की इच्छा जन्म लेती है। इतना सब क्यों हो रहा है? क्यों मैं ही सब संभालूं? पर जैसे ही यह विचार आते, वह अपने अभ्यास की ओर लौटते। वह विचारों को केवल देखते, उन्हें पकड़ते नहीं थे। और धीरे धीरे फिर वही मौन लौट आता था। उन्होंने एक और बात महसूस की। अब उनके जीवन में पसंद और नापसंद जैसी कोई चीज बची नहीं थी। जब कोई कठिन काम आता तो वे ये नहीं सोचते कि यह उन्हें पसंद है या नहीं। वे बस ये देखते कि क्या यह काम सामने आ रहा है। अगर हाँ, तो यही उनका अभ्यास है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। माइकल को सीईओ के तौर पर लोगों को नियुक्त करना, उन्हें ट्रेन करना, कंपनी की संस्कृति बनाना, ये सब करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी यह सोचकर नहीं किया कि मुझे एक लीडर बनना है। उन्होंने बस इतना किया कि हर क्षण जो सामने आया उसे पूरी सजगता से निभाया। माइकल ने लीडरशिप को ईगो से नहीं जोड़ा, बल्कि सर्विस से जोड़ा। उनकी कंपनी में एक अलिखित संस्कृति थी। कोई गुस्से में नहीं बोलेगा, कोई चिल्लाकर नहीं समझाएगा, कोई दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा। और ये सब उन्होंने किसी एम्प्लॉय हैंडबुक में नहीं लिखा था। ये सब उन्होंने अपने स्वभाव से सिखाया था। धीरे धीरे मेडिकल मैनेजर एक प्रसिद्ध हेल्थ सॉफ्टवेयर
प्रोवाइडर बन चुका था। बड़े बड़े अस्पताल, डॉक्टर और क्लिनिक्स इस सॉफ्टवेयर को अपनाने लगे थे। अब कंपनी में दर्जनों की जगह सैकड़ों लोग काम करने लगे थे। और फिर कंपनी को पब्लिक करने का सुझाव सामने आया, यानी अब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली थी। यह एक ऐसा निर्णय था जो पूरी कंपनी की संरचना, माइकल की भूमिका और पूरे संचालन को बदल सकता था। अब हर निर्णय शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेही में आएगा। अब हर काम प्रॉफिट मार्जिन से जुड़ जाएगा। लोगों ने माइकल से पूछा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो जिंदगी सामने ला रही है। अगर यह कदम जिंदगी चाहती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेडिकल मैनेजर पब्लिक हुई और कुछ ही समय में एक सफल टेक कंपनी के रूप में पहचानी जाने लगी। अब माइकल सीईओ थे, बोर्ड मीटिंग्स संभाल रहे थे, मीडिया इंटरव्यूज दे रहे थे, पर भीतर वही मौन, वही साक्षी, वही न करना बना रहा। उन्होंने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता था कि ध्यान की साधना मुझे यहां तक ले आएगी, पर अब जब मैं यहां हूं तो ये भी मेरा अभ्यास है। इस पूरी यात्रा में माइकल ने दो बातें कभी नहीं छोड़ी। एक, हर सुबह उठकर मौन में बैठना दो। हर निर्णय से पहले अपने मन को देखना, क्या ये मेरे ईगो से आ रहा है या सरेंडर से? जब भी वह भ्रमित होते, जब भी भीतर बेचैनी उठती, वह खुद से एक ही बात पूछते, क्या मैं कुछ चाहता हूं या बस जिंदगी के साथ बह रहा हूं? और यही प्रश्न उन्हें हर बार सही दिशा देता। उन्होंने ये भी देखा कि जिंदगी ने उन्हें अब तक कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं दी। सब कुछ अपने समय पर, अपने रूप में स्वयं घटित होता गया और उन्होंने बस इतना किया, प्रतिकार नहीं किया। पार्ट 7, सत्य की अग्नि में परीक्षा। जब सरकार आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। कई वर्षों की यात्रा के बाद माइकल की कंपनी अब एक स्थापित शक्तिशाली टेक्नोलॉजी फर्म बन चुकी थी। हजारों क्लाइंट्स, लाखों डॉलर का रेवेन्यू और निवेशकों की उम्मीदें, सब कुछ एक ऐसी ऊंचाई पर था जहां से देखने पर कोई यह नहीं सोच सकता कि यह सब एक साधक की मौन यात्रा का हिस्सा है। पर जिंदगी जो अब तक उन्हें आगे ले जा रही थी, अब एक नया मोड़ देने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो उनके आत्मसमर्पण की परीक्षा लेगा, उनके मौन की गहराई को मापेगा। एक सुबह एफबीआई और यूएस सरकार के अधिकारियों ने मेडिकल मैनेजर कॉरपोरेशन पर छापा मारा। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस अचानक दर्जनों एजेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम जब्त, कर्मचारियों में घबराहट और प्रेस की सुर्खियां। सिर्फ एक शब्द बार बार गूंजता रहा, इन्वेस्टिगेशन। माइकल ने शांत स्वर में वही किया जो वह वर्षों से करते आ रहे थे। भीतर लौटे, देखा और खुद से पूछा, क्या यह भी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है? उनके मन ने डर पैदा करना चाहा, सोचने की कोशिश की, क्यों? मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। पर उसी क्षण उन्हें याद आया, उन्होंने कभी यह वादा नहीं किया था कि जिंदगी केवल सरल रास्ते दिखाएगी। उन्होंने केवल यह वादा किया था, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। उनके वकीलों ने उन्हें सलाह दी, पब्लिक स्टेटमेंट दो, प्रेस रिलीज निकालो, कहो कि यह सब एक साजिश है। पर माइकल ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं बस सत्य के साथ रहना चाहता हूं। यह वही क्षण था जहां सरेंडर शब्द का असली अर्थ सामने आया। सत्य से डरना नहीं, सत्य को छुपाना नहीं, सत्य को साबित करने की कोशिश भी नहीं, बस उसकी पूरी उपस्थिति में खड़े रहना। अधिकारियों ने उन पर सीरियस चार्जेस लगाए, फ्रॉड, मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंस्पिरेसी और सबसे अहम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस माइकल ए सिंगर। यह सिर्फ कोई कानूनी मामला नहीं था, यह उनकी पहचान पर एक सीधा वार था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आधी सदी से अपने ईगो को कमजोर किया था, अब सार्वजनिक रूप से आरोपित किया जा रहा था। लेकिन माइकल अब कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे, न निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश, न किसी को दोषी ठहराने की। वो बस हर दिन अपने वकीलों के साथ बैठते, तथ्यों को साझा करते और फिर ध्यान में लौट जाते। उनके स्टाफ, उनके पुराने साथी, हर कोई परेशान था। कई लोग उन्हें छोड़कर चले गए, पर उन्होंने किसी को रोका नहीं। उनके भीतर केवल यह भाव था, अगर यह भी जिंदगी है तो मैं इससे भागूंगा नहीं। अदालत में केस लंबा चला, वर्षों तक जांच, रिपोर्टिंग, गवाहियां, बहसें, और माइकल हर दिन बस वही करते रहे, प्रत्येक क्षण में सच्चाई के साथ रहना। एक समय ऐसा भी आया जब सरकार ने उन पर जेल की सजा की सिफारिश की, पर उनके भीतर डर नहीं था। हाँ, मन ने डर दिखाया,
पर वो डर भी एक भाव बनकर आता और चला जाता। उन्होंने स्वीकार किया, अगर मुझे जेल जाना है तो शायद वहीं कोई सीख छुपी है। और फिर एक दिन सरकार ने अपने सारे आरोप वापस ले लिए। कोई नाटकीय मोड़ नहीं था, कोई अदालत में उत्सव नहीं हुआ। माइकल ने जब यह खबर सुनी तब वे अपने ध्यान केंद्र में सुबह की साधना कर रहे थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना खुशी ना राहत, बस एक मौन धन्यवाद। उन्होंने अपने जीवन को एक बार फिर देखा, कहां से शुरू किया था, कैसे हर मोड़ उन्होंने चुना नहीं बस स्वीकार किया, और कैसे अब जिंदगी उन्हें फिर वहीं ला रही थी जहां से सब शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, जिंदगी तुम्हारा रास्ता चाहे जितना कठिन हो, अगर हम उसमें बाधा ना बने तो वह अपने आप साफ हो जाता है। इस पूरे अनुभव ने उन्हें एक बात और सिखाई कि सरेंडर का मतलब परिस्थिति से हारना नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से जीतना है। जिंदगी कोई अनुबंध नहीं है कि अगर हम अच्छे बने तो सब अच्छा ही होगा। जिंदगी एक अवसर है हर क्षण में पूर्ण उपस्थित रहने का, और जब आप ऐसा करते हैं तब आप देख पाते हैं कि सत्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको तोड़ने नहीं, आपको खोलने आता है। पार्ट 8, वापसी। जहां से चले थे वहीं लौटना, पर बदले हुए रूप में। माइकल ए सिंगर के जीवन की वह लहर जो एक छोटे से ध्यान के अनुभव से शुरू हुई थी, अब एक पूर्ण चक्र पूरा कर चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, कुछ नहीं बनाया था, कोई योजना नहीं बनाई थी, बस इतना किया कि हर अवसर, हर चुनौती, हर डर और हर अप्रत्याशित मोड़ के सामने एक साक्षी की तरह खड़े रहे। और अब जब अदालत से सभी आरोप हट चुके थे, कंपनी अपने उच्चतम बिंदु पर थी और जीवन ने एक बार फिर उन्हें शांति दी थी। माइकल उसी जगह लौट आए जहां से सब शुरू हुआ था, जंगल की गोद में, अपने पुराने साधना केंद्र में। पर इस बार वो लौटे नहीं थे, वो पूर्ण हो चुके थे। जहां पहले ध्यान सिर्फ एक अनुभव था, अब वह उनका स्वभाव बन चुका था। जहां पहले वो सोचते थे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, अब वे समझ चुके थे कि ध्यान कोई किया जाने वाला कार्य नहीं है। ध्यान तो वही मौन है जो हर क्षण हमारे भीतर छुपा हुआ है, बस हमें उसे देखने से फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने आप को देखा, वो लड़का जो पहले अपने मन की आवाजों से घबरा जाता था, अब उसी मन को एक चुपचाप बहती नदी की तरह देखता था। उन्होंने जीवन को देखा, वो जीवन जिसे लोग अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, उसे डिजाइन करना चाहते हैं, उसे उन्होंने बिना एक पल के विरोध के स्वीकार किया। और तब उन्हें समझ आया कि जिंदगी को कंट्रोल करना कोई उपलब्धि नहीं है, जिंदगी के साथ बहना ही असली स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा, जब मैंने खुद को छोड़ दिया तभी मुझे खुद को पा लिया। जब मैंने हर निर्णय जिंदगी पर छोड़ दिया तभी जिंदगी ने मुझे दिखाया कि मैं कौन हूं। अब उनका जीवन एक सतत साक्षी भाव में बदल चुका था। कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई पहचान नहीं। अब अगर कोई उनसे पूछता, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहते, मैंने अपने भीतर की उस जगह को पा लिया है जहां कुछ भी घटे, अच्छा बुरा, महान या अपमानजनक, मैं उससे अछूता रह सकता हूं। बस वही मेरा घर है। और यही थी उनकी यात्रा, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ना यह किसी योजना का परिणाम था, न किसी लक्ष्य की प्राप्ति। ये सिर्फ एक साधना थी, हर दिन अपने मन के विरुद्ध खड़े होने की, हर पल यह मान लेने की कि मुझे नहीं पता क्या सही है, शायद जिंदगी जानती है। और जब आप ये सचमुच मान लेते हैं तो जिंदगी कुछ चमत्कारी कर जाती है। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो सुनो सीखो बुक समरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं एक नई किताब, एक नया दृष्टिकोण और सोच बदलने वाली बातें, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए खुद को समर्पण करना न भूलिएगा।